नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 9th के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए दोस्तों हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय। और आप देखते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बार आपके पेपर के अंतर्गत पूछा गया है, जिसका नाम है जनसंख्या। और इस चैप्टर को हम लोग कहां पर देखते हैं दोस्तों कि जो आपका भूगोल वाला पार्ट है ना कक्षा 9th के अंदर, वहां पर हमें ये चैप्टर देखने को मिलता है जिसको हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से जनसंख्या से संबंधित जो सारी की सारी बातें हैं उसको अपनी आज की इस क्लास के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर हम लोग खत्म क्लास फिनिश कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी लोग पूरे तौर पर तत्पर हैं और आप लोग हमारी इस क्लास को सीखने के लिए, समझने के लिए पूरे तौर पर जागरूक हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आखिर पढ़ेंगे क्या। हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे भाई कि ये जो जनसंख्या शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ को समझेंगे। इसके बाद जनगणना क्या होती है वो देखेंगे। अगर हम लोग देखें कि हमारे प्यारे भारत के अंदर जनसंख्या का जो आकार और वितरण है वो किस तरीके से है, क्या पूरे भारत में हमें एक इलाके में एक ही जैसे लोग देखने को मिलते हैं, उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझेंगे और ये जो पूरा का पूरा अध्याय है उसको भी हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में पूछा जाता है कि दोस्तों जनसंख्या शब्द से आप लोग क्या समझते हैं या फिर इसकी क्या परिभाषा होती है। देखिए, जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित गांव में, किसी एक निश्चित इलाके में, चाहे वो गांव हो, शहर हो, कोई राज्य हो या फिर देश हो, उसमें रहने वाले जो कुल लोग हैं उनकी जो जनसंख्या होती है। जैसे अगर आप अपने शहर के अंदर देखें, वहां पर जितने भी लोग रहते हैं उनको जब हम गिनते हैं, उनकी एक्चुअल नंबर, उनका एक्चुअल काउंट जो होता है उसी की संख्या को हम लोग जनसंख्या कहते हैं। देखिए, जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जन का मतलब होता है जनता, ठीक है, और उसी के साथ साथ संख्या का मतलब होता है नंबर। तो किसी इलाके के अंदर कितनी जनता रहती है इसी का पता करना, इसी को हम लोग जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारे अलग अलग इलाकों की भारत के अंदर आप लोग देखें कि हमें अलग अलग जनसंख्या देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ दोस्तों अब यहाँ पर हमारे देश के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं इनको लेकर भारत में क्या किया जाता है, काफी समय से ही आप देखते हैं कि लोगों की गिनती की जाती है। सरकारें लोगों को गिनती है और उन्हीं के आधार पर फिर पॉलिसीज बनाती हैं, कितने लोग हैं, कितनी नौकरियों को रखना है, कितने फ्लाईओवर्स को बनाना है ना, कितने अलग अलग प्रकार के विकास के काम करने हैं। तो ये सभी आप देखते हैं कि नौकरी पर हमारी जनगणना पर ही आधारित। और जनगणना का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनगणना का मतलब होता है कि आपके देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी लोगों की संख्या को गिनना, है ना। आपके देश में जितने लोग रहते हैं उन सभी के लोगों की संख्या को गिनना ही क्या कहलाता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जनगणना कहलाता है। जनगणना का मतलब क्या है, गणना का मतलब होता है गिनना, देश के लोगों को गिनना जनगणना कहलाता है। और भारत में जो जनगणना है इसकी सबसे पहली शुरुआत 1872 में हुई थी। और उसके बाद से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि साल 1881 से एक नियम सा बन गया है कि हर 10 साल में क्या किया जाता है, भारत की जो जनगणना होती है वो की जाती है, ठीक। तो सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई और फिर 1881 से हमारे पूरे भारत के अंदर आप देखते हैं कि हर 10 सालों में जनगणना की जाती है। अभी आखिरी जनगणना जो हुई है ना दोस्तों वो 2021 में होनी थी, लेकिन आप सभी को पता है कि कोरोना आ गया था। कोरोना की वजह से सरकार नहीं करा पाई, तो इसीलिए हम लोगों को 2011 के आंकड़ों को देखना होगा। साल 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 121 करोड़ है ना। भारत के लोग दुनिया में आप देखते हैं दोस्तों कि 121 करोड़वें नंबर पर है, देखिए, है ना, 121वें करोड़वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है। और अगर आप लोग देखें दोस्तों कि जो विश्व का क्षेत्रफल है वो मात्र हमारे पास 2.4%, दुनिया में भारत के पास जितनी जमीन है वो कम है, लेकिन भारत के लोग आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें दोस्तों कि भारत की जनसंख्या अगर हम लोग विश्व के मैप में देखते हैं तो वो लगभग आपको 18% के करीब दिखती है। यानी कि हर दुनिया में से अगर आप 100 लोगों को देखते हैं तो उनमें से 18 लोग भारत के हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत है वो दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर बहुत जबरदस्त तौर पर जनसंख्या हमें देखने को मिलती है। साल 2001 के आंकड़ों को अगर हम लोग देखें, हमारे देश की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी। वहीं साल 2021 में हमारे देश की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। वहीं अगर हम लोग देखें दोस्तों कि साल 2021 ओहो गलती हो गई दोस्तों, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। साल 2001 में हमने अपने लोगों को गिना तो हम लोग 102 करोड़ थे, ठीक है। फिर साल 2011 में जब लोगों को गिना गया 10 साल बाद तो हम 121 करोड़ हो गए। अब ना साल 2021 में भी गिनना जाना था, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। और आप देखते हैं कि दोस्तों अब साल 2023 में सरकार की तरफ से कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसके हिसाब से बताया गया है कि भारत की जनगणना अब 135 करोड़ हो गई है। तो देखिए
पिछले लगभग 25 सालों के आसपास अगर हम लोग देखें दोस्तों तो भारत के लोग 102 करोड़ से 121 करोड़ हुए और अब 135 करोड़ के भी आगे पहुंच गए। वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे प्यारे भारत में। भारत के लोग किसी चीज में मेहनती होना हो लेकिन इस चीज में बहुत मेहनती हैं। देखिए मेहनत का परिणाम देखिए, 102 करोड़ थे, 10 साल में 121 हो गए और फिर उसके बाद आने वाले 13 सालों में हम 113 करोड़ हो गए, 135 करोड़ हो गए। तो भारत के लोग हैं, मेहनती तो हैं, है ना। अब दोस्तों यहां पर एक बिंदु हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, है ना, कितने लोग रहते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व के नाम से पुकारते हैं। और जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत में हर 1 किलोमीटर में आपको कितने लोग रहते हुए दिख जाते हैं, लगभग 382 लोग रहते हुए दिख जाते हैं। भारत का जो बिहार नामक राज्य है, जो हमारा बिहार नामक स्टेट है ना दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। बिहार में हर 1 किलोमीटर में आपको 1102 लोग रहते हुए दिखते हैं। वहीं सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो हमें अरुणाचल प्रदेश का दिखता है, जहां मात्र 1 किलोमीटर में हमें कितने लोग दिखते हैं दोस्तों, सिर्फ 17 लोग देखने को मिलते हैं। जनसंख्या घनत्व के 1 किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का है 1102 और अरुणाचल प्रदेश का हमें देखने को मिलता है 17। अगर बात की जाए दोस्तों कि भारत की जो आधी आबादी है वो भारत के केवल 5 राज्यों में हमें देखने को मिलती है। ये जो 135 करोड़ के करीब हमारी आबादी हमने देखी ना आपको, इसमें से लगभग आधी जो आबादी है दोस्तों वो भारत के 5 राज्य, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत के सबसे बड़ा जो राज्य है दोस्तों वो राजस्थान है ना, आकार के हिसाब से, लेकिन कुल जनसंख्या का मात्र वहां पर 5% हिस्सा ही देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा आप हमारा हिंदी बेल्ट क्षेत्र देखते हैं, यूपी हुआ, बिहार हुआ, उसी के साथ पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, ये भारत के 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमें जनसंख्या देखने को मिलती है। अगर हम ध्यान से देखें, भारत के जो मैदानी इलाके हैं ना दोस्तों, यहाँ पर समतल भूमि है। भारत के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये अधिकतर ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या देखने को मिलती है। पूरा मैदानी इलाका है, समतल भूमि है और इसी वजह से अधिकतर मानवीय क्रियाएं यहीं पर होती हैं, काम धंधे लोगों के यहीं पर है और इसीलिए सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है आपको यहीं पर देखने को मिलती है। समुद्र के पास अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें केरल और जो हमारा तमिलनाडु नामक राज्य है, यहां पर हमें बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों जनसंख्या देखने को मिल जाती है। भारत के संदर्भ में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि दूसरी ओर भारत में देखा जाए तो हमारे पास रेगिस्तान भी है। राजस्थान जो है दोस्तों, आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आकार के हिसाब से अगर आप लोग देखते हैं जो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर मात्र बहुत कम जनसंख्या, 5% जनसंख्या ही देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर जो इलाका है ना वो या तो आपको पथरीला दिखता है या फिर आपको रेगिस्तान भी दिखता है और इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा लोग हमें रहते हुए नहीं दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ये जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है या फिर जनसंख्या का जो परिवर्तन है वो हमें किस प्रारूप में होता हुआ दिखता है। अगर आप लोग देखें दोस्तों कि साल 2001 की तुलना में साल 2011 में अगर हम लोग देखें तो भारत में जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, यानी कि 9.3% भारत के अंदर जनसंख्या देखने को मिली है। और अगर हम लोग ऐसे ही देखते रहें तो इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है ना वो 2% से भी कुछ कम के आसपास हमें देखने को मिलेगी। तो भारत जनसंख्या के मामले में बहुत तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है दोस्तों। साल 1941-51 में 1.5 से नीचे थी, फिर 51-61 में 2 के पास हुई, फिर 61-71 में 2.5 हुई, फिर 71-81 में 2.5 के आसपास ही रही, फिर 81-91 में आप देखते हैं कि वो 2.5 के, और उसके बाद के समय में थोड़ी जनसंख्या वृद्धि हमारी कम हुई है अपेक्षाकृत, लेकिन जितने पहले हुए थे, है ना, लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि जनसंख्या वृद्धि हमारे यहाँ उतनी नहीं हो रही, लेकिन जितने हो रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा आवश्यकता हमारे देश के अंतर्गत हमें देखने को नहीं मिलती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि ये जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है या फिर जनसंख्या में जो हमें परिवर्तन दिखता है ये 3 कारणों से होता हुआ दिखता है। कौन कौन से वो 3 कारण है उनको एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला कहलाता है जन्म दर, दूसरा कहलाता है मृत्यु दर और तीसरा कहलाता है प्रवास। चलिए एक एक कर इन तीनों की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं, ये क्या है और ये किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जन्म दर क्या होती है। जन्म दर का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारे देश में हम देखते हैं कि भैया 1000 बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है। अब इनमें से कितने बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, अपना पहला हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, यानी कि वो 1 साल तक जीवित रहते हैं, वो तो ठीक है। और अगर कुछ बच्चे आप देखते हैं जो 1 साल से पहले ही मर जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग है ना जन्म दर के नाम से पुकारे। तो 1000 प्रति
प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की जो जन्म दर होती है कि 1000 बच्चे जन्म हुए, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 में से कितने बच्चे आपको जीवित दिख रहे हैं, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, हमारे जन्म दर के नाम से पुकार रहे हैं। और भारत में साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो आपको 20.2 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैदा होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है मृत्यु दर, कितने बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं उसे तो हमने जन्म दर के नाम से पुकारा। वहीं मृत्यु दर का मतलब होता है दोस्तों कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, इनमें से कितने बच्चों ने, है ना, अपना 1 साल मना लिया, यानी कि उनका हैप्पी बर्थडे बन गया, पहला बर्थडे बन गया, तो वो तो जन्म दर कहलाता है ना, जिन बच्चों ने अपना पहला हैप्पी बर्थडे बना लिया। उनमें से जो बच्चे मर जाते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों हमारी मृत्यु दर, है ना, मृत्यु दर। मृत्यु दर का मतलब क्या है कि देश के अंदर इलाज अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो उसी को हम लोग मृत्यु दर के नाम से पुकारते हैं कि प्रति 1000 व्यक्ति पर, 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की मौत हो गई 1 साल की आयु पूरी होने से पहले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या कहलाते हैं, मृत्यु दर के नाम से पुकारते हैं। तो अगर किसी देश के अंदर जन्म दर ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे और लोग कम मरेंगे, तो उसको हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि लोग तो ज्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन लोग उतने ज्यादा आप देखते हैं कि समाप्त होते हुए नहीं दिखते, उसी को हम लोग जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि हम सुधार कर कर किसी भी देश के अंदर जो जन मृत्यु दर है ना उसे कम से कम किया जा सकता है। और अगर परिवार नियोजन का मतलब है कि लोग परिवार प्लानिंग कर कर अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें देश के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो समस्या है वो हमें कमजोर या फिर कम होते हुए दिखेगी। एक और बिंदु है कि जनसंख्या प्रभावित होती है प्रवास की वजह से। प्रवास का मतलब क्या है कि लोग काम की तलाश में शहरों के अंदर जाते हैं, है ना, काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर आप देखते हैं कि लोग जाते हैं। या फिर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो लोग होते हैं वो गांव से शहर की तलाश में आते हैं काम के लिए। दूसरा हमें दिखता है दोस्तों कि एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं काम की तलाश में। और तीसरा दिखता है दोस्तों कि एक देश से दूसरे देश में जाते हैं काम के लिए, है ना। इसी को हम लोग प्रवास कहते हैं कि लोग काम की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो प्रवास का मतलब क्या है कि ये देश के अंदर भी होता है और दूसरा अंतरराष्ट्रीय भी हमें होता हुआ दिखता है कि आप काम की तलाश में बाहर की तरफ काम की तलाश में जाते हुए दिख रहे हैं। ठीक, अब जब ये प्रवास होता है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारे गांव के इलाकों के लोग हैं, जब वो काम की तलाश में आपको दिखता है दोस्तों कि शहरों में आकर बस जाते हैं, तो शहरों में आने की वजह से जो शहरों की जनसंख्या होती है उसमें हमें वृद्धि दिख जाती है। साल 1951 के अनुसार भारत में 17.29% लोग शहरों में रहते थे, लेकिन साल 2001 में आते आते ये 27.28% हुए। भाई शहरों में इतने लोग कहाँ से आए? ये गांव के ही लोग थे जो शहरों में आकर काम की तलाश में बसे और उसके बाद फिर शहरों की जनसंख्या इन्हीं की वजह से तेजी से बढ़ती हुई दिखी। कुछ और बिंदु भी होते हैं दोस्तों जब भी हम लोग किसी देश की जनसंख्या से संबंधित बातों को डिस्कस करते हैं, उनमें से एक कहलाता है आयु संभाविता। आयु संभाविता का मतलब क्या है कि लोग कितनी समय तक जीवित रह सकते हैं, उसी को हम लोग आयु संभाविता कहते हैं। जब भारत आजाद हुआ था उस समय 32 साल की आयु में ही कोई व्यक्ति, अधिकतर जो लोग थे वो अपने जीवन को खो देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक इलाज इतने अच्छे सुविधा मौजूद नहीं थी, तो 32 साल की आयु तक लोग जो थे वो मर जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों की स्थिति बेहतर हुई, शुरुआती समय में 40 के आसपास बताया गया, 40 हमारे देश के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि आज़ादी के समय लोग जो थे वो जीवित रहा करते, 40 के आसपास अधिकतर लोग समाप्त हो जाते थे। अब ये आज के समय में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे अधिकतर लोग हैं वो आपको बहुत लंबी आयु तक जीवित रहते हुए दिखते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर अधिकतर व्यक्ति 60-65 तो जी ही लेता है, तो अब लोग लंबी आयु तक क्यों जीवित रह पा रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमें देखने को मिली हैं। 2011 के अनुसार अगर हम लोग देखें कि एक एवरेज भारतीय, औसत भारतीय 68 साल की आयु तक जीता है। वहीं महिलाओं की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग देखते हैं कि वो 72 साल की आयु तक जीती हैं और पुरुष 67 साल की आयु तक हमें जीवित होते हुए दिखते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आयु संभाविता या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से पुकारते हैं, जो आज़ादी के समय 40 थी लेकिन बाद में हमें बेहतर होते हुए दिखी है। इसी के साथ साथ दोस्तों जब भी हम लोग किसी जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो वहां पर हमें साक्षरता दर के, लोग पढ़े लिखे कैसे हैं वो भी देखते हैं। और भारत में अगर आप लोग देखें 2001 के समय में देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि मात्र 65% लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। वहीं 2011 में आप देखते हैं कि दोस्तों ये 74% हुआ है। पुरुषों के मुकाबले देखा जाए दोस्तों जो महिला की साक्षरता है वो काफ़ी कम है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भारत में अभी भी महिलाओं को उतने बड़े स्तर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि शिक्षा देने का मौका नहीं मिला है। एक और बिंदु कहलाता है दोस्तों जिसको हम लोग लिंग अनुपात के नाम से पुकार रहे हैं। अब ये लिंग अनुपात है क्या और लिंग अनुपात किस तरीके से कार्य करता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर एक एक कर डिस्कस करना जारी करते हैं।
देखिए, लिंग अनुपात का मतलब होता है कि हमारे देश में 1000 अगर पुरुष हैं तो उस पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम लोग लिंग अनुपात के नाम से पुकारते हैं। 2011 में अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, जो हमारा लिंग अनुपात था वो 933 था, यानी कि लगभग 1000 पुरुषों पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि है ना, माफ कीजिएगा, है ना, ध्यान से इसको क्लियर करते रहते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2001 की जो तुलना है ना, 2001 की तुलना में 2011 में जो हमारा लिंग अनुपात है वो कहीं ना कहीं आपको कम होता हुआ दिखा है। तो 2001 में लिंग अनुपात 933 के आसपास था, वहीं 2011 में आप देखते हैं कि दोस्तों ये कम होता हुआ हमें दिखा, जो 914 है। इसके पीछे वजह यह है कि भारत के अंदर बच्चियों को मारा जा रहा है। लेकिन एक अच्छी सिचुएशन ये है कि साल 2023 में जो गवर्नमेंट ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है वो बेहतर हुआ है। अब 1000 पुरुषों पर हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा 1100 के करीब महिलाएं देखने को मिलती हैं। अर्थात कि पिछले 10 सालों में हमने महिलाओं को जो मारे जाने की प्रथा थी उस पर अंकुश लगाया और भारत में बच्चियां भी बहुत अच्छे तौर पर हमें आगे आते हुए दिख रही हैं। केरल जो है दोस्तों वो भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा हमें लिंग अनुपात सबसे अच्छा देखने को मिलता है। 1000 पुरुषों पर लगभग 1082 बच्चियां हमें देखने को मिलती हैं। वहीं हरियाणा और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे कम लिंग अनुपात हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है दोस्तों, एक और चीज़ जिसे हम लोग आयु संरचना कहते हैं। आयु संरचना का मतलब होता है कि देश के अंदर जो लोग हैं वो किस किस आयु वर्ग में आते हैं। तो देश में हम लोग देखते हैं कि हमने अपने देश में 3 आयु संरचना को देखा है। सबसे पहले कहलाते हैं बच्चे, जो 15 साल से, है ना, 1 साल से लेकर 15 साल तक की आयु के होते हैं। और हमारे देश में 2011 के अनुसार लगभग 31% जो लोग हैं वो बच्चे कैटेगरी के आते हैं। दूसरे होते हैं वयस्क, जिन्हें हम लोग अडल्ट कहते हैं। देश में लगभग 15 साल से 59 साल के जो लोग होते हैं उनको हम लोग वयस्क यानी कि अडल्ट कहते हैं, और वो देश में 2011 के अनुसार 63% हैं। तीसरे कहलाते हैं वृद्ध, ये वो लोग होते हैं जो 60 साल से ऊपर पहुंच गए, और देश में हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 5% लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देश में आयु संरचना के 3 ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। वयस्क जो 15 से आपको 59 साल तक की आयु में दिखते हैं, वृद्ध जो 60 साल से ऊपर आपको दिखते हैं, बच्चे जो 15 साल से आपको नीचे दिखते हैं। अब भारत के अंदर अगर हम लोग देखें दोस्तों, जो हमारे ये बच्चे होते हैं जो छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, क्या ये कुछ आर्थिक उत्पादन करते हैं? नहीं भैया, कोई काम हम थोड़ी करते हैं। ये पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, है ना। ये हर चीज़ के लिए अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं। दवाई हुई, भोजन हुआ, हर चीज़ का खर्चा इनके माता पिता ही उठाते हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे वयस्क, जो 15 से 59 साल तक की आयु के होते हैं। और ये जो हमारे वयस्क लोग होते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये देश में आर्थिक उत्पादन करते हैं, सारे देश को आगे बढ़ाने में इन्हीं का योगदान होता है। और यही लोग क्या करते हैं दोस्तों, यही लोग बच्चों का भी और उसी के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके खर्चों को उठाते हैं। देश में तीसरा जो हमें समूह दिखता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं वृद्ध लोग, है ना। ये वो लोग होते हैं जिनकी आयु 60 साल से ऊपर होती है। ये अब किसी प्रकार की क्या होते हैं दोस्तों, आर्थिक गतिविधि में नहीं होते हैं, ये रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, इनको इलाज की ज़रूरत होती है। और आप देखते हैं कि देश के अंदर जो सरकार होती है वो अपने वृद्धों का और बच्चों का सबका पूरे तौर पर आप देखते हैं कि रख रखाव करती है। हमारे देश में अगर हम लोग जनसंख्या का काम के आधार पर बंटवारा देखते हैं तो वो हमें 3 रूपों में देखने को मिलता है। सबसे पहला कहलाता है प्राथमिक सेक्टर, दूसरा कहलाता है द्वितीयक सेक्टर, और तीसरा कहलाता है तृतीयक सेक्टर, है ना। तो प्राथमिक सेक्टर क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं। जब हम लोग प्राथमिक सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर वो लोग जिसके अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों जो खेती से जुड़ा होता है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हमारे काम है, उसको हम लोग प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। और देश में लगभग 70% जो लोग हैं, देश में लगभग 70% लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर बात की जाती है किस चीज़ की दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि देश के अंदर फैक्ट्री से जुड़े जो काम होते हैं, तो कारखानों में सामान बनाया जाता है, उनको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीयक क्षेत्र हमारा ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर आप लोग किसी की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद आपको कोई पैसा मिलता है ना। प्राथमिक क्षेत्र में अधिकतर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लोग खेती का काम करते हैं, और द्वितीयक में सामान को बनाया जाता है फैक्ट्री में, और तृतीयक के अंदर आप लोग देखते हैं कि लोग सेवा करते हैं। जैसे आप बीमार पड़े, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, डॉक्टर ने आपकी सेवा की, उसके बदले आपने उसको पैसा दिया, तो वो आपकी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अधिकतर भारत में देखें दोस्तों, जो लोग हैं ना वो आपको कृषि में काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन देश के अंतर्गत पैसा देश के विकास में सबसे ज्यादा हमें सेवा क्षेत्र से आता हुआ दिखता है ना। तो एक अजीब सा इनबैलेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि अगर किसी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को हमें देखना होता है तो या फिर जनसंख्या को देखना होता है तो ये भी देखना होता है कि वहाँ पर कितने लोग हमें स्वस्थ दिख रहे हैं। और अगर किसी देश के अंदर लोग ज़्यादा स्वस्थ होंगे तो वहाँ पर लोग अच्छी आयु तक जीवित रहेंगे। और वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी देश में लोग अच्छी आयु तक जी रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ की हेल्थ सर्विसेज अच्छी है। हमारे देश के अंदर हमारी सरकार अच्छे तरीके से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों को चलाती है।
मुफ्त इलाज कराए जाते हैं लोगों को, है ना, सुख सुविधा प्रदान की जाती है, बच्चों को अलग अलग प्रकार के टीका कराया जाता है माता को और बच्चों को, ताकि वो लोग पूरे तौर पर सुरक्षित रह सकें। अब भारत के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारे देश में ना किशोर जनसंख्या, जो भारत के जवान बच्चे होते हैं, इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज, भारत में 1 साल से 19 साल तक के जो हमारे बच्चे होते हैं उनको किशोर यानी कि यंग कहा जाता है। और ये भारत के ऐसे लोग होते हैं जो भारत के भविष्य होंगे, इसीलिए सरकार इनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देती है ना, ताकि इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सके, है ना। अधिकतर जो हमारे इस आयु से आने वाले बच्चे हैं, जो 19 साल तक की आयु के बच्चे हैं, इनके अंदर कुपोषण यानी कि ये कमजोर होते हैं, इनके पास इतना अच्छा स्वास्थ्य नहीं होता। अधिकतर इस कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनके अंदर एनीमिया नामक जो बीमारी है, जो खून की कमी से होती है, वो होती है। और इस बीमारी को कवर करने के लिए सरकार क्या करती है, बच्चियों को आयरन की जो गोलियां होती है वो देती है, ताकि वो इन गोलियों को प्राप्त कर कर खून की जो कमी है उसको कंप्लीट कर सकें। अगला बिंदु है दोस्तों, देखा है कि भारत में साल 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लागू किया गया था। इस राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यह बात की गई कि भारत के अंदर जितने भी हमारे किशोर हैं या फिर जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एक प्रकार से जागरूकता पैदा की जा सके, क्योंकि हमारे देश के अंदर ये जरूरी है कि जनसंख्या बढ़ रही है, इसीलिए नव युवकों को, यंग लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए, है ना, और उनको बताया जाए कि बाल विवाह क्या है, बाल विवाह से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं, और अगर आप देखते हैं कि अनप्रोटेक्टेड किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इससे संबंधित जागरूकता भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति साल 2000 के तहत की जा रही है। दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने आप सभी के साथ जनसंख्या वाला ये जो चैप्टर है उसकी जो सारी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बहुत ही सरलतम तरीके से रखा। बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा जटिलता इसके अंदर है नहीं। उम्मीद करते हैं कि जो चैप्टर आपके सामने पेश किया गया हो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी क्लास को समापन की ओर लेके जाते हैं। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर किसी और बिंदु को डिस्कस करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।